नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 सिविक्स और ये चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संविधान, जो इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 के बच्चों के लिए जो पहला चैप्टर है भारतीय संविधान सिविक्स। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा कहता है किसी देश को या फिर किस देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है, या फिर आप इसे ऐसे प्रश्नों की तरफ देख सकते हैं कि किस देश को संविधान की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है। मतलब व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। और ये जो आपको टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि इस चैप्टर से इस प्रश्न का पूछा जाना लगभग लगभग 90% श्योर होता है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को, जो भी डेमोक्रेटिकल कंट्री है, जो संवैधानिक है, जो जनतांत्रिक है, जहां पे जनता के द्वारा शासन होता है, तो ऐसे देशों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। इससे पहले आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? संविधान एक नियमों का नियमावली है, एक संग्रह है, और यह एक ऐसा प्रोसेस जनरेट करता है जिसके माध्यम से उस देश के रहने वाले सभी लोगों को उन्हीं नियम कानूनों के माध्यम से चलना पड़ता है। तो देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल की तरह से समझिए कि यदि हमारा परिवार है और परिवार में 10 लोग रहते हैं, तो सभी के लिए नियम कानून होता है कि कौन व्यक्ति क्या करेगा, किस तरह के व्यवहार को दर्शाएगा, किस तरह के कार्यों को करेगा। ऐसे ही अगर हम पूरे देश को देखें तो यह भी हमारा एक परिवार है। पूरे भारत देश को एक सही तरीके से लेके चलने के लिए, सही तरीके से उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियमावली की आवश्यकता होती है, और वही नियमावली क्या कहलाता है? वही नियमावली कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान कहलाता है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक प्रकार का नियमावली का दस्तावेज है, पेपर है, कागज है, जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है। हमारे भारत देश में, इंडिया में, जो देश चलाता है वो कौन है? वो सरकार है, जिसको हम आम जनता वोट देके जनप्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर वो मुख्यमंत्री हो। यही तो हमारे देश को चलाते हैं। मुख्यमंत्री एक राज्य को चलाता है और प्रधानमंत्री एक देश को चलाता है। तो इनको चलाने के लिए अब ये कैसे चलाएंगे, क्या काम करेंगे, कौन से काम नहीं करने हैं और किस तरह के काम करने हैं, इनको बताएगा कौन? तो ये बताएगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान। किसको बताएगा? सरकार को बताएगा कि आपको आम जनता के लिए किस तरह के कार्यों को करना है। इसके अलावा इसके अनुसार देश का शासन चलता है। देश का शासन पहले राजा शासन करता था ना, आपने पढ़ा है। प्रशासन, इसी को अब हमारी संविधान जो है अपने अंदर कंट्रोल में रखता है। और प्रत्येक सरकार, जितने भी सरकार हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज का सरकार होता है, वो संविधान के अनुसार कार्य करती है। संविधान के बिना वो चल नहीं सकती है। संविधान के बिना चलोगे सरकार गिर जाएगी, तुम्हें देशद्रोह घोषित कर दिया जाएगा, तुम पे मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए जितने भी सरकार हैं, जितने भी शासन प्रशासन, चाहे वो कार्यपालिका विधायिका या न्यायपालिका हो, देखिए मेरे अभी जुबान से निकला ना कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, ये भी आपको पढ़ना है। ये भी सरकार के 3 प्रमुख अंग के रूप में जाने जाते हैं, और इन सभी को कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही, बनाए गए नियमों के आधार पे, बनाए गए कानूनों के आधार पे ही कार्य करना होता है। संविधान देश के अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। याद रखिएगा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश के कोई भी कानून, नियम, सांस्कृतिक या जो भी सामाजिक या आर्थिक नियम हम बनाते हैं अपने समाज को बेहतर करने के लिए, इन सभी से कहीं सबसे ऊपर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कानून है, हमारा संविधान माना जाता है। यह सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित और सीमांकित कर। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं नियमों से ही हमारे भारत के अंदर जनता, प्रशासन और शासन के बीच में संतुलन अर्थात बैलेंस बनाने का काम होता है। तो यहाँ पे आपको ये बातें तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी देश को, किसी भी डेमोक्रेटिकल कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। मैं सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, हमारा भारत ऐसे भी बहुत अच्छा देश है, और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान में माना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं
मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस्लामिक कंट्री को छोड़ के बात करूंगा क्योंकि वहां पे संविधानों की कोई खास वैल्यू होती नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात कर ले, ब्रिटेन की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर ले, रसिया की बात कर ले, कनाडा की बात कर ले, जापान की बात कर ले, चाइना तक की बात कर ले, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी देशों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, अपना नियमावली है, जिसके माध्यम से वहां की सरकार और जनता को शासित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंतर सामुदायिक, मतलब इंटर कम्युनिटी। अब यह क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है। क्या होता है कि आपने अक्सर समाज में लोगों को देखा होगा कि जो अमीर तबके के लोग होते हैं, जो मजबूत तबके के लोग होते हैं, जो जमींदार तबके के लोग होते हैं, वो अपने से छोटे लोगों को, उनके समुदाय को, उनके कास्ट को ना दबाने की कोशिश करते हैं, उनपे अपना एक वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम इंटर कम्युनिटी कहते हैं, या फिर आप इसे सामुदायिक वर्चस्व के नाम से जान सकते हैं। ये भी एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा कहता है अंतः सामुदायिक, मतलब इंट्रा कम्युनिटी क्या होता है। इंट्रा कम्युनिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे हम अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी एक खास प्रॉपर जाति की ले लीजिए, और जब उस जाति के अमीर लोग, जमींदार लोग, पैसे वाले लोग उसी जाति के दूसरे लोग को दबाने लगते हैं, कमजोर करने लगते हैं, उन पे अपना वर्चस्व जमाने लगते हैं, तो इसे हम इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी के बारे में जान लिया। इंटर कम्युनिटी में एक समाज, एक पूरा समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर अपना वर्चस्व जमाता है, और दूसरे तरफ में अगर इंट्रा कम्युनिटी की बात करें तो इसमें एक ही समुदाय के लोग, जो उस समुदाय के जो ऊंचे लोग होते हैं, या पैसे वाले, या रईस, या फिर बाहुबली होते हैं, वो दूसरे समुदाय, उसी समुदाय के दूसरे लोगों के ऊपर अपना दबदबा जमाने लगते हैं, अपना धौंस दिखाने लगते हैं। तो ये हमारा इंट्रा कम्युनिटी कहलाता है। पॉइंट हमारा कहता है संविधान क्यों होना चाहिए, मतलब संविधान का होना क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों जरूरी है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। सबसे पहला पॉइंट ही है, मतलब कहीं भी किसी भी देश के लिए हम खुद को अपने आप से ही बचा सके, इसी कारण से हमारे देश में संविधान की आवश्यकता है। यह बात सुनने में जरा अजीब लगता है कि हम खुद को अपने आप से कैसे बचा सकते हैं, मतलब हमें अपने आप से कैसे दिक्कत है। तो देखिए, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्से के स्वभाव से किसी भी पॉइंट के ऊपर सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार ऐसी जो सोच होती है, या ऐसी जो तरीके होते हैं काम करने के, वो हमारे लिए खुद के लिए नुकसानदायक है। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान क्यों होना चाहिए, तो कई बार होता है ना कि गुस्से गुस्से में हम इतना गुस्से में आ जाते हैं, किसी से मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और गुस्से गुस्से में मान लो कि हम उसका कपार फोड़ दिए, सर फोड़ दिए, कुछ मतलब चाकू ताकू कुछ चला दिया, ऐसे में अगले व्यक्ति की अगर मौत हो जाए, या फिर कोई अगर सीरियस इंजरी हो जाए, तो फिर आपको क्या होगा, आपको तो जेल हो जाएगा। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं संविधान का डर होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको नियम कानून का डर होना चाहिए, प्रशासन, शासन, पुलिस का डर होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप ऐसा काम करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे में आपको जेल हो जाएगा, आपको मारा पीटा जाएगा, आपको मतलब कि कारावास में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि इसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि हम खुद को खुद से बचा सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता है। संविधान नहीं होगा तो हर आदमी फ्री हो जाएगा, जिसका जो मन है वो करेगा, किसी को मार देना, खून कर देना, छीन लेना, छीन झपट, दिस दैट, मतलब पूरा दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगा अगर नियम ना हो, और यही नियम तो संविधान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में। अब हम संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में जान लेते हैं। भारत में लंबे समय तक चलने वाले अंग्रेजी राज के कारण लोगों को यह बात समझ में आने लगी थी कि आजाद भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होना चाहिए। आपको पता है कि लगभग लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, और इस दौरान हमारे भारत के लोगों को यह समझ में आने लगा कि हमारे भारत में एक लोकतांत्रिक शासन होनी चाहिए, मतलब जनता के द्वारा चुना गया सरकार होना चाहिए। ऐसा इसलिए वो चाहते थे कि उनकी इच्छा थी कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले। भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी एक समान हो, हर नागरिक को सरकार में शामिल होने का मौका मिले। और भारत के संविधान में कुछ मुख्य लक्षण आपको दिए गए हैं, वो नीचे मैं आपको बताता हूं। भारतीय संविधान में जो एकता है, जो जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है, इस सबका
मुख्य सोर्स क्या है कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी को एक समान अधिकार मिले, एक समान नजरों से देखा जाए, उन्हें सरकार में शामिल होने का मौका मिले, जिसका पहला लक्षण मैं आपको बताता हूं संघवाद से। संघवाद क्या होता है? इसका मतलब है कि भारत में शासन में एक से अधिक स्तर, मतलब भारत के अंदर जो गवर्नमेंट चलती है, जो सरकारें चलती है, वो एक से ज्यादा स्तर की होनी चाहिए। हमारे देश में आपको पता है कि राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं। राज्य के लिए अलग सरकार होता है जिसका शासक मुख्यमंत्री होता है। केंद्र के लिए जो प्रशासन का काम करता है या सरकार चलाने का काम करता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा पंचायती राज तीसरे स्तर की सरकार का नाम है। राज्य सरकारों के कुछ मुद्दों पर उन्हें स्वायत्ता मिली है, जबकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। जब भी बात पूरे देश का आएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही काम करता है। भारत के हर नागरिक पर विभिन्न स्तर की सरकारों के बनाए गए नियम लागू होते हैं। जैसे कि 3 स्तर के हमने तो अभी देख लिया। एक हमारा है राज्य स्तर, इसके भी नियम वहां के लोगों के ऊपर लागू होता है। दूसरा है केंद्र स्तर, उसके भी बनाए गए नियम भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों के ऊपर लागू होता है। और तीसरा है जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायती राज है, उसका भी नियम वहां के लोगों पर लागू होता है। तो ये हमारा संघवाद के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद ही करते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत में जब भी सरकार के चुनाव की बात आती है तो जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मत देने का अधिकार होता है, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है, अपने सरकार को चुनने का अधिकार होता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब संविधान को बनाया जा रहा था, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। अर्थात 18 साल से ऊपर के सभी बच्चे को अपने मत के अनुसार अपने सरकार का चुनाव करने का स्वतंत्रता देना, यही हमारा वयस्क मताधिकार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है शक्तियों का बंटवारा। अब हम शक्तियों के बंटवारे के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अब उन अंगों के नाम जान लीजिए, ये आपको कॉलेज तक पढ़ना है। अगर आप कॉलेज तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको इन सरकार के 3 अंगों के बारे में जानना है। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायक जो होते हैं, जो विधायिका होता है या संसदीय प्रणाली होता है, इसका गठन जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। जनता जब वोट देके अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो इसी के माध्यम से विधायिका का निर्माण होता है। कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के काम में मदद करते हैं, जैसे कि पुलिस प्रशासन हो गया, आईएएस आईपीएस कमिश्नर या दरोगा इंस्पेक्टर एसपी डीएसपी, ये जितने भी हैं ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं। कोर्ट के सिस्टम को न्यायपालिका कहते हैं। अब जो जस्टिस का बात आ गया, न्यायपालिका का बात आ गया, जिसमें कोर्ट रूम को सबसे ऊपर लिया जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये 3 प्रकार के जो अंग है ये सरकार के प्रमुख अंगों के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का नाम आता है। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो संविधान जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार के जो तीनों अंग हैं, जैसे कि कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, इनको अलग अलग प्रकार की शक्ति प्रदान किया है, अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता दिया है, ताकि कोई भी एक अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। अब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यही तीनों मिलकर सरकार का चलन करते हैं, मतलब कि सरकार को चलाते हैं। अब ऐसे में अगर कोई भी एक अंग अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बताने लगे तो बाकी के जो 2 अंग है वो उस पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। इस तरह से सरकार का हर अंग, मतलब चाहे वो कार्यपालिका हो या फिर विधायिका हो या फिर वो न्यायपालिका हो, एक दूसरे पर अंकुश रखता है, कंट्रोल में रखता है और तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन सही तरीके से बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, मौलिक अधिकार को अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है। आप लोगों ने अभी मौलिक अधिकार सुना होगा तो अब समझ लीजिए, आपको जो पढ़ने का अधिकार है, आपको जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, आपको जो धर्म का पालन करने का अधिकार है, ये सभी आपका मौलिक अधिकार है।
ये आपको जो वोट देने का अधिकार है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार द्वारा शक्तियों के मनमाने दुरुपयोग से बचाता है। कोई भी सरकार, चाहे वो मोदी का हो या योगी का हो या फिर राहुल गांधी का हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसलिए आपको भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिया है। इस तरह से संविधान यहाँ के नागरिकों के अधिकारों की सरकार से और अन्य नागरिकों से सुरक्षा की गारंटी देता है। आपका जो अधिकार है वो आपके सेफ रहते हैं। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा की गारंटी देता है। अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को समझ लीजिए। जिस जाति धर्म संस्कृति के लोगों की संख्या कम होती है उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जिन जाति धर्म संस्कृतियों की संख्या अधिक होती है उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुसंख्यक होते हैं, जो जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, वो दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। तो संविधान हमारा कहता है सभी समान है, सभी बराबर है, कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। इसी को हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के कार्यों से बचाया जाता है। तो ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। हालांकि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो आपको जानने भी जरूरी है। 6 मौलिक अधिकार तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एग्जाम के पर्पज से नहीं बोल रहा, आपके जीवन के पर्पज से बोल रहा हूं, हमेशा काम आएगा। क्योंकि ये वो अधिकार है जिससे आप हमेशा सीना चौड़ा करके किसी के सामने चल सकते हो, अगर आप गलत ना हो तो। इसके अलावा हमारे संविधान में एक खंड और भी जोड़ा गया है जिसे हम नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने इस खंड को इसलिए बनाया, इसका निर्माण इसलिए किया ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार बेहतर तरीके से हो सके, समाज में लोगों को सुधारा जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसे इस उद्देश्य से बनाया गया ताकि स्वतंत्र भारत में सरकारों द्वारा जनता की गरीबी हटाने के लिए उचित कानून और नीतियां बनाया जा सके। भारत में तो असमानता है, विविधता है, अलग अलग जाति धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावे के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे में सभी धर्म जाति संस्कृति और लोगों के बीच में उनकी गरीबी को खत्म करके उत्थान करने की प्रक्रिया के लिए नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? जिस राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता है और हर धर्म को एक समान माना जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धि, जितने भी है, पारसी, इन सभी के धर्मों को समान बराबर अवसर प्राप्त होता है। कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं है, कोई भी धर्म एक दूसरे धर्म से छोटा नहीं है। और भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये यहाँ पे सिर्फ हिंदू रह सकते हैं क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। नहीं, ये जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, जैनी का है, बौद्धि का है, पारसी का है। तो ये सभी लोगों का देश है। इसीलिए हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश के या धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकारों का लिस्ट। ये मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिए आपके पास 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं। और इसे आप बिल्कुल सही तरीके से याद कर लो क्योंकि ये आपके जीवन भर के लिए बहुमूल्य है, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके जीवन आगे आपके पढ़ाई के लिए। क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है ना वो आपको आगे तक पढ़ने हैं। तब आपको मैं समझा देता हूं कि समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को समझ लेते हैं। पहला हमारा है समानता का अधिकार। तो कानून की नजर में जो सभी लोग हैं ना भारत के, वो सभी समान है। इसका मतलब कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनजाति नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं। हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म,
जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब कोई लड़की है तो उसको नीचा समझो, कोई लड़का है तो उसे ऊपर समझो, कोई हिंदू है तो उसे ऊपर समझो, कोई मुस्लिम है तो उसे नीचा समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भारत का संविधान नियमावली कहता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंच का अधिकार है। सभी एक जैसे हैं। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। मैं बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली में आके काम कर रहा हूं, तो क्या कोई मुझे रोक सकता है? क्या नहीं रोक सकता। ऐसे ही आप सभी के भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं देश की बात तो नहीं कर रहा, मैं अपने देश के अंदर ही अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूँ। कोई चेन्नई में है, कोई बैंगलोर में है, कोई केरल में है, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई कोलकाता में है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर जाके हम अपने रोजगार को करते हैं और ये हमारा अधिकार है। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में किताब में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। तो अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको आगे पढ़ने हैं। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का राइट। तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, वहां रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने के अधिकार आपको प्राप्त है। आप देश के किसी कोने में जा सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग जाते हैं, घूमते हैं, तो आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त है। ये स्वतंत्रता जो है नंबर 2 पे स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। आप भाषण दे सकते हैं, आप लोगों के साथ बैठक कर सकते हैं, सभाएं लगा सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं। तो ये आपकी स्वतंत्रता को दर्शाता है, आपके फ्रीडम को दर्शाता है, जो मौलिक अधिकार में नंबर 2 पे आता है। नंबर 3 हमारा कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान ने ये कहा है, नियमावली ने ये कहा है कि मानव व्यापार मतलब लोगों की खरीद बिक्री, ये नहीं कि इंसानों को ही खरीदो, इंसानों को ही बेचो। जबरिया श्रम, जबरिया श्रम मतलब जबरदस्ती ले जाओ और खेतों में उसे काम करवाओ किसी व्यक्ति से। इसके अलावा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करने पर या मजदूर में रखने पर अपराध है। यदि आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है, ऑफकोर्स अभी आपकी उम्र 14 वर्ष से कम ही होगी, तो ऐसे में यदि आपको कोई व्यक्ति काम पे रखता है या आपको नौकरी पे रखता है तो उस व्यक्ति को जेल हो जाएगा। इसके अलावा संविधान में यह कहा गया है कि मानव का खरीद बिक्री नहीं है, जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में नंबर 3 पे जाना जाता है। नंबर 4 हमारा कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अगर ये चाहते हैं कि वो अपना धर्म बदलें तो वो स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। ये हमारा भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी मुस्लिम हिंदू बन सकता है, कोई भी हिंदू मुस्लिम बन सकता है, सिख बन सकता है, ईसाई बन सकता है, जैनी, बौद्धि, पारसी, कोई भी धर्म अपना सकता है। इसकी स्वतंत्रता हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, भारत का संविधान देता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जाना जाता है। नंबर 5 हमारा कहता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अब ये क्या होता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार? तो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में समझ लीजिए कि जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे कि संविधान के अनुसार बताया गया है कि मुसलमानों की संख्या हमारे भारत में कम है, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो वो अपने संस्कृति के विकास के लिए, अपने शैक्षणिक विकास के लिए संस्थानों को खोल सकते हैं, उसमें वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लोगों के अंदर मतलब कि जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये नंबर 5 पे आता है, जिसका नाम है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नंबर 6 हमारा कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार मैं जब क्लास 12th के बच्चों को पढ़ा रहा था और क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं उसको चेक कर रहा था। उसमें ये 4 नंबर का प्रश्न मिला मुझे कि संवैधानिक उपचार के क्या अभिप्राय हैं। मैं चौंक गया कि ये तो 8वीं और 7वीं क्लास के बच्चों का है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे 11th 12th में ही पूछा जाता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है,
अर्थात सरकार ने किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ किया है, उसका उल्लंघन किया है, उसको परेशान किया है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो सीधा कोर्ट पहुंचेगा और सरकार को हिला के रख देगा। सरकार को वो उस पे जनहित याचिका दायर कर सकता है, उससे सवाल पूछा जा सकता है कि आपने इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को कैसे छेड़ सकते हैं। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना महान है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे कोई नहीं छेड़ सकता। उसको ना अदालत छेड़ सकता है, ना उसको सरकार छेड़ सकता है, ना कोई नागरिक छेड़ सकता है। वो आपका फंडामेंटल राइट्स इतना स्ट्रांग है कि उसके लिए आप सीधा अदालत जाके सरकार के ऊपर भी मानहानि का दावा कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मन मनापन। अब ये एक नया शब्द है, इसको समझ लीजिए। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद से चलने लगे, जब एक ही व्यक्ति किसी भी फैसले को ले, उसे जो अच्छा लगे वो करेगा, उसे जो अच्छा लगेगा वो नहीं करेगा, तो उसे हम मनमनापन कहते हैं। जहां नियम तय नहीं किए जाते हैं, जहां फैसले का कोई अधिकार नहीं होता और आधार भी नहीं होता, मनमाना आप समझते हैं ना। लोग, मम्मी अक्सर कहते हैं हमेशा बच्चा मेरा मनमाना करता है, हमेशा अपने मन मर्जी से चलता है, हमारी बातें ही नहीं सुनता है, जो मन आता है वही करता है। यही है मन मनापन, मतलब अपने इच्छा के अनुसार जो मुझे सही लगता है मैं वो करूंगा, किसी की बातें नहीं सुनूंगा। कोई हमारा जो अधिकार है हम अपने फैसले को किसी के आधार के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। तो ये सब पॉइंट है वो मन मनापन कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है आदर्श। जब कोई लक्ष्य, जब कोई एम या जब कोई सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहते हैं। कहते हैं ना कि वो लड़का देखो कितना अच्छा है, उसके संस्कार कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छा चलता है, बोलता है, पढ़ता है, लोगों से कैसे अच्छी से बातें करता है, तो ये क्या है? आदर्श है, उसका प्रिंसिपल है, उसका तरीका है, वो उन चीजों में सर्वश्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। तो यही हमारा आदर्श कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में शुरू हुआ, मतलब कि 19वीं सदी से ये स्टार्ट हो गया था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए। जब अंग्रेजों का शासन था, जो औपनिवेशिक काल चल रहा था हमारे भारत में, तो उनसे लड़ने के लिए, उन्हें अपने देश से भगाने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं, हजारों की संख्या में पुरुष उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। यह आंदोलन 1947 में भारत की आजादी परिणत हुआ। मतलब इन्हीं सब लड़ाइयों के कारण 1947 में भारत को आजादी प्राप्त हुई और हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम से आजाद हुआ। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राज्य व्यवस्था। अब देखिए इसका आशय ऐसे समाज से है, ऐसे लोगों से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत में आपको पता है कि डेमोक्रेसी चलता है, यहाँ पे जनता के द्वारा शासन चलता है, कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पे निरंकुश शासन नहीं कर सकता। तो ये राज्य व्यवस्था है। संप्रभु से आप क्या समझते हैं? इसमें आपने जनता के लिए संप्रभु कहा गया, मतलब कि संदर्भ जनता जो है, स्वतंत्र जनता जिसको फ्रीडम मिल चुका है, जो आजाद है, उसे ही हम संप्रभु कहते हैं। मानव व्यापार के बारे में मैंने टॉपिक एक बार इसमें जिक्र किया था, उसे भी समझ लेते हैं। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को हम अवैध व्यापार कहते हैं। ये जो बॉर्डर होता है ना देश का, इसके आर पार बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ड्रग्स वगैरह भी बेचे जाते हैं, ड्रग्स ऐसे ही तो भारत में आता है, ऐसे ही कोकीन, चरस, गांजा, भांग इधर से उधर जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसे हम अवैध व्यापार कहते हैं क्योंकि ये लीगल नहीं है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उसमें उसके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त है, जिसे मानव व्यापार कहते हैं। कई बार लोगों को भी खरीदा और बेचा जाता है। अब अभी तो इतना दुनिया इतना आगे हो गया, इतना गिर चुका है कि लोगों के ऑर्गन्स तक वो लोग को खरीद लेता है, उसके आंख बेच देता है, उसके किडनी बेच देता है, उसका गुर्दा बेच देता है। तो ये मानव व्यापार है और ये बॉर्डर के इलाकों से एक देश से दूसरे देश में होता है। पॉइंट हमारा कहता है निरंकुशता। इसका मतलब क्या है? निरंकुश का मतलब क्या समझते हैं? सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल। मतलब देखिए जैसे औरंगजेब, आपको याद होगा औरंगजेब ने क्या किया था, अपने सत्ता के मद में लोगों को धर्म परिवर्तन करवाना शुरू किया, लोगों को जेल में डालना शुरू किया। लोगों को क्या, ये तो अपने बाप शाहजहां को ही जेल में डाल दिया था, जेल में ही मार दिया।
अकबर के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका भी बेटा जो था उसको भी जेल में डाल दिया। तो ये बड़े-बड़े महान शासक जो हुए हैं, इनकी मृत्यु जेल में हुई है और अपने पुत्रों के माध्यम से ही हुई है। तो निरंकुश कहने का मतलब है जिस पे कोई अंकुश लगाने वाला ना हो, अपने तरीके से, अपने शासन व्यवस्था से वो अपने इच्छा के अनुसार राज करता हो, इसे हम निरंकुशता कहते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।